नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्ट्री से जुड़ी क्राइम डिटेक्टिव कहानी ब्योमकेश बख्शी, चित्रचोर। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है और मैं स्वयं को एक सत्यान्वेषी मानता हूं। सत्य की खोज मेरे जीवन का उद्देश्य है, जिसने मुझे कई रहस्यों के करीब पहुंचाया है। ये घटना उस समय की है जब मैं और मेरा घनिष्ठ मित्र अजीत उत्तर बंगाल की सीमा पर बसे एक शांत और खूबसूरत कस्बे रामपुर में ठहरे हुए थे। मैं हाल ही में एक लंबी बीमारी से उबरकर स्वास्थ्य लाभ के लिए रामपुर आया था। मेरी पत्नी सत्यवती और अजीत दोनों मुझे आराम और शांति दिलाने के उद्देश्य से वहां लाए थे। ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली ने मेरे मन को राहत दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शांत कस्बा एक ऐसे रहस्य से मेरा स्वागत करने वाला था जो मेरी मानसिक क्षमताओं की सबसे कठिन परीक्षा लेगा। हम प्रोफेसर आदिनाथ शोम के विशाल मकान के ऊपरी माले में किराए पर ठहरे थे। प्रोफेसर शोम एक वृद्ध, विद्वान और विनम्र व्यक्ति थे जो पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में डूबे रहते थे। मकान का निचला हिस्सा उनके परिवार के पास था, जिसमें उनकी पत्नी और एक नौकरानी शामिल थी। ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से हमारे लिए सुरक्षित और स्वतंत्र था, जिसे सत्यवती ने अपने सलीके से सजा दिया था। अजीत, जो न केवल मेरा मित्र है बल्कि मेरे रहस्यमयी कारनामों का लेखक भी है, अक्सर इधर उधर की सैर करता या अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता। उसी सुबह की बात है, मैं छत पर खड़ा होकर सामने फैले पहाड़ों और घने जंगलों को निहार रहा था। तभी सत्यवती ने मुझे चाय का प्याला पकड़ाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ब्योमकेश, तुम्हें अब और आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। मैं मुस्कुरा उठा। सत्यवती, मेरा दिमाग तब तक विश्राम नहीं करता जब तक उसे किसी रहस्य की खुराक न मिले। लेकिन चिंता मत करो, यहां तो सब कुछ शांत ही लगता है। ठीक उसी समय अजीत तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। उसके हाथ में एक स्थानीय अखबार था। उसने उत्साहित स्वर में कहा, ब्योमकेश, सुनो, रामपुर के सबसे अमीर व्यक्ति महीधर चौधरी के घर से एक बेशकीमती तस्वीर चोरी हो गई है। मैंने भौहें उठाई। तस्वीर? किस तरह की तस्वीर? अजीत ने अखबार पढ़ना शुरू किया। लेख के अनुसार ये एक समूह तस्वीर थी जो हाल ही में एक पिकनिक के दौरान खींची गई थी। महीधर चौधरी के मकान में इसे दीवार पर टांगा गया था, लेकिन रातों रात ये गायब हो गई। न कोई सेंधमारी का निशान, न कोई सबूत। सत्यवती ने हंसते हुए कहा, अजीत, तुम्हें हर छोटी मोटी बात में रहस्य नजर आता है। शायद किसी ने गलती से इसे हटा लिया हो। नहीं सत्यवती, मैंने कहा। मेरी आंखों में एक चमक थी। एक तस्वीर का यूं गायब होना सामान्य नहीं, खासकर जब वो किसी धनी व्यक्ति के घर से चोरी हो। अजीत, क्या अखबार में और कुछ लिखा है? अजीत ने कंधे उचकाए। बस इतना कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। महीधर चौधरी की बेटी रजनी ने बताया कि तस्वीर उनके लिए खास थी, क्योंकि उसमें उनके कुछ करीबी दोस्त थे। मैंने चाय का एक घूंट लिया और सोच में पड़ गया। एक तस्वीर जो बिना किसी निशान के गायब हो जाए। निश्चित रूप से ये एक रहस्य था, लेकिन मुझे अभी और जानकारी चाहिए थी। अजीत, क्या तुम महीधर चौधरी के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत, अजीत ने जवाब दिया। वो इस कस्बे के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके पास कई कारखाने हैं और वो सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। उनकी बेटी रजनी यहाँ की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी युवती मानी जाती है। मैंने कहा, शायद हमें इस मामले में थोड़ा और खोजबीन करनी चाहिए। सत्यवती, तुम क्या कहती हो? सत्यवती ने आंखें नचाई। मैं कहती हूं कि तुम दोनों को आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगे। ठीक है, जाओ, लेकिन सावधान रहना। उसी दोपहर हम महीधर चौधरी के मकान की ओर निकले। उनका घर कस्बे के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी।
जिसके चारों ओर बगीचा और ऊंची दीवारें थी। गेट पर एक चौकीदार ने हमें रोका, लेकिन जब हमने बताया कि हम प्रोफेसर शोम के किराएदार हैं और तस्वीर चोरी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसने हमें अंदर जाने दिया। हवेली का ड्राइंग रूम भव्य था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और प्राचीन मूर्तियां सजी थी। महीधर चौधरी, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास झलकता था, हमें मिले। उनके साथ उनकी बेटी रजनी भी थी, एक युवती जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आप लोग कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? महीधर चौधरी ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है और ये मेरे मित्र अजीत है। हम यहां आपकी चोरी हुई तस्वीर के बारे में जानने आए हैं। मैं एक सत्यान्वेषी हूं और शायद आपकी मदद कर सकूं। महीधर चौधरी ने मुझे संदिग्ध नजरों से देखा, लेकिन रजनी ने तुरंत कहा, पिताजी, इन्हें बताने में क्या हर्ज है? वो तस्वीर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बात यह है कि वो तस्वीर पिछले हफ्ते की एक पिकनिक की थी। उसमें मैं, रजनी और कुछ दोस्त थे। हमने उसे ड्राइंग रूम में टांगा था, लेकिन 2 दिन पहले रात को वो गायब हो गई। न कोई खिड़की टूटी, न कोई ताला खुला। क्या उस तस्वीर में कुछ खास था? मैंने पूछा। रजनी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक सामान्य तस्वीर थी, लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैंने देखा कि रजनी कुछ छिपा रही थी। उसकी आंखें बार बार अपने पिता की ओर देख रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन डर रही हो। क्या हम उस जगह को देख सकते हैं जहां तस्वीर टांगी थी? मैंने पूछा। महेंद्र ने सहमति दी और हम ड्राइंग रूम की उस दीवार के पास गए जहां तस्वीर थी। दीवार पर एक कील थी, लेकिन तस्वीर का कोई निशान नहीं। मैंने आसपास की खिड़कियां और फर्श की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। क्या आपके घर में कोई मेहमान था उस रात? मैंने पूछा। नहीं, महीधर ने कहा, बस मैं, रजनी और हमारे नौकर थे। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप संदेह करते हो? मैंने आगे पूछा। महीधर ने नकार में सिर हिलाया, लेकिन रजनी ने एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझे यकीन था कि वो कुछ जानती थी, लेकिन अभी खुलकर नहीं बोल रही थी। हमने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लौटते समय अजीत ने कहा, ब्योमकेश, ये मामला उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। रजनी कुछ छिपा रही है। हाँ अजीत, मैंने कहा, और मुझे लगता है कि ये तस्वीर चोरी सिर्फ शुरुआत है। हमें और गहराई में जाना होगा। उस रात जब हम घर लौटे तो सत्यवती ने हमसे सारी बात सुनी। उसने कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है कि तुम्हें रजनी से अकेले में बात करनी चाहिए। शायद वह अपने पिता के सामने खुलकर नहीं बोल पा रही। मैंने सत्यवती की सलाह को गंभीरता से लिया। अगले दिन मैंने रजनी से मिलने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले मुझे इस कस्बे के कुछ और लोगों से मिलना था जो शायद इस रहस्य की कड़ियां जोड़ने में मदद कर सके। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। रात को नींद में मेरे दिमाग में वह चोरी हुई तस्वीर बार बार घूम रही थी। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, इसमें कुछ गहरा छिपा था। रजनी की आंखों में वो हिचकिचाहट, महीधर चौधरी का सख्त लहजा और वो तस्वीर जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। ये सब एक ऐसी पहेली की कड़ियां थी जिन्हें जोड़ने में मेरे दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। सत्यवती ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं, लेकिन सत्य की खोज मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं थी। नाश्ते के बाद मैंने अजीत से कहा, आज हमें रजनी से अकेले में मिलना होगा। मुझे यकीन है कि वो कुछ छिपा रही है, लेकिन उससे पहले हमें इस कस्बे के कुछ और लोगों से मिलना चाहिए। शायद कोई ऐसा सुराग मिले जो हमें तस्वीर के पीछे की कहानी समझने में मदद करे। अजीत ने अपनी डायरी निकाली और बोला, मैंने कल रात कुछ नाम लिखे हैं जो महीधर चौधरी के करीबी माने जाते हैं। पहला नाम है विश्वनाथ राय, एक स्थानीय चित्रकार
जो यहाँ की कला मंडली का हिस्सा है। दूसरा है डॉक्टर सुबोध चटर्जी, जो चौधरी परिवार के पारिवारिक चिकित्सक है। और तीसरा एक युवा व्यवसायी नरेंद्र मिश्रा, जो महेंद्र के कारखानों में हिस्सेदार है। अच्छा काम अजीत, मैंने कहा। चलो पहले विश्वनाथ राय से मिलते हैं। एक चित्रकार होने के नाते शायद उसे तस्वीरों की कीमत और उनके पीछे की कहानी का कुछ अंदाजा हो। हम प्रोफेसर शोम के मकान से निकले और कस्बे के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां विश्वनाथ राय का स्टूडियो था। रामपुर एक छोटा कस्बा था, लेकिन इसकी गलियां जीवंत थी। लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे और हवा में चाय की दुकानों से उड़ती भाप और ताजी रोटियों की खुशबू थी। विश्वनाथ का स्टूडियो एक पुरानी हवेली के पिछले हिस्से में था, जहां लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा हमें एक छोटे से आंगन में ले गया। आंगन में कई अधूरे कैनवस और रंगों की बोतलें बिखरी हुई थी। विश्वनाथ राय एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, जिनके बाल बेतरतीब थे और चेहरा रंगों के धब्बों से सजा हुआ था। वो एक कैनवस पर काम कर रहे थे, लेकिन हमें देखते ही उन्होंने ब्रश नीचे रख दिया। कौन है आप लोग? उन्होंने थोड़े चिढ़े हुए लहजे में पूछा। मैंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है और ये मेरा मित्र अजीत है। हम महीधर चौधरी के घर से चोरी हुई तस्वीर के बारे में बात करने आए हैं। विश्वनाथ की भौहें सिकुड़ गई। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना? मैं तो बस एक चित्रकार हूं। आप इस कस्बे के मशहूर चित्रकार हैं, मैंने शांत स्वर में कहा, और हमें पता है कि आप महीधर चौधरी के करीबी दोस्तों में से एक है। क्या आप उस तस्वीर के बारे में कुछ बता सकते हैं? विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ कपड़े से पोंछे। वो तस्वीर? हाँ, मैंने उसे देखा था। एक सामान्य समूह तस्वीर थी, पिकनिक की। मैंने खुद उसे नहीं बनाया, लेकिन रजनी ने मुझे बताया था कि वो उनके लिए खास थी। क्या उसमें कुछ ऐसा था जो उसे मूल्यवान बनाता हो? मैंने पूछा। विश्वनाथ ने हंसते हुए कहा, मूल्यवान नहीं व्योमकेश बाबू, वो बस एक तस्वीर थी, कोई मास्टरपीस नहीं। लेकिन वो एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। रजनी ने कहा था कि उसमें कुछ लोग थे जिन्हें वो बहुत मानती थी। शायद उसका भावनात्मक मूल्य था। मैंने देखा कि विश्वनाथ की आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। क्या आप उस पिकनिक में थे? मैंने पूछा। नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। मैं उस दिन व्यस्त था, लेकिन मुझे लगता है कि रजनी के कुछ दोस्त थे, नरेंद्र मिश्रा और शायद कोई और। हमने विश्वनाथ से और कुछ सवाल पूछे, लेकिन वो ज्यादा खुलकर नहीं बोला। उसने बार बार यही कहा कि उसे तस्वीर की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। जब हम स्टूडियो से निकले तो अजीत ने कहा, व्योमकेश, मुझे लगता है कि विश्वनाथ कुछ जानता है, लेकिन बताना नहीं चाहता। हाँ, मैंने कहा, वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन क्या, ये भी समझना मुश्किल है। चलो अब डॉक्टर सुबोध चटर्जी से मिलते हैं। डॉक्टर चटर्जी का क्लिनिक कस्बे के बाजार के पास था। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गहरी समझदारी दर्शाती थी। उन्होंने हमें बड़े गर्मजोशी से बुलाया और चाय मंगवाई। जब मैंने तस्वीर की चोरी का जिक्र किया तो उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हाँ, मैंने सुना है, उन्होंने कहा। महीधर बहुत परेशान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। शायद कोई नौकर ने गलती से हटा लिया हो। डॉक्टर साहब, मैंने कहा, आप चौधरी परिवार को लंबे समय से जानते हैं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जो इस चोरी के पीछे हो सकता हो? डॉक्टर चटर्जी ने एक पल सोचा और फिर बोले, देखिए व्योमकेश बाबू, महीधर का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उनके कारोबार की वजह से कुछ लोग उनसे जलते हैं। नरेंद्र मिश्रा, उदाहरण के लिए, वो महीधर का हिस्सेदार है, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में उनके बीच कुछ तनाव था। कैसा तनाव? अजीत ने उत्सुकता से पूछा। पैसों का, डॉक्टर चटर्जी ने कहा। नरेंद्र चाहता था कि महीधर कारखाने में और निवेश करें,
लेकिन महेंद्र ने मना कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र तस्वीर चुराने जैसा काम करेगा। हमने डॉक्टर चटर्जी से और कुछ जानकारी ली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला। लौटते समय मैंने अजीत से कहा, यह तस्वीर चोरी सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हमें नरेंद्र मिश्रा से भी मिलना होगा। उसी शाम जब हम प्रोफेसर शोम के मकान लौटे तो सत्यवती ने हमें बताया कि रजनी ने मेरे लिए एक संदेश छोड़ा था। उसने कहा था कि वह मुझसे अकेले में मिलना चाहती है। मैंने तुरंत व्यवस्था की कि अगली सुबह रजनी से मिलूं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। देर रात जब मैं और अजीत छत पर बैठे चाय पी रहे थे, हमने सड़क पर एक अजीब सी हलचल सुनी। मैंने नीचे झांका तो देखा कि एक व्यक्ति जिसने लाल रंग का कोट पहना था तेजी से गली के कोने की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका लाल कोट छत की रोशनी में चमक रहा था। अजीत ने भी उसे देखा और बोला, ब्योमकेश, क्या ये वही? मैंने उसे चुप कराया और तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जब तक हम सड़क पर पहुंचे वो व्यक्ति गायब हो चुका था। मैंने आसपास की गलियों में देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ये लाल कोट वाला आदमी, मैंने अजीत से कहा, शायद हमारी पहेली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में वो लाल कोट, रजनी की उदास आंखें और विश्वनाथ की हिचकिचाहट बार बार घूम रही थी। मुझे यकीन था कि अगले दिन रजनी से मुलाकात में कुछ नया खुलासा होगा। रात की उस घटना ने मेरे दिमाग को और उलझा दिया था। लाल कोट वाला वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था जो अंधेरे में गलियों से गुजरता हुआ गायब हो गया? क्या उसका तस्वीर की चोरी से कोई संबंध था, या ये महज एक संयोग था? मैंने अपने अनुभव से सीखा था कि सत्य की खोज में कोई भी छोटी सी बात अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हर छोटा सुराग एक बड़ी पहेली का हिस्सा हो सकता है। सुबह मैं जल्दी उठा। सत्यवती ने मुझे देखते ही कहा, ब्योमकेश, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम रात भर सोए नहीं। ये लाल कोट वाला आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यवती, तुम मुझे जितना समझती हो उतना शायद मैं खुद को भी नहीं समझता। हाँ, वो लाल कोट वाला मेरे दिमाग में है, लेकिन आज रजनी से मुलाकात कुछ जवाब दे सकती है। अजीत पहले ही तैयार था। उसने अपनी डायरी में कल की घटनाओं को लिख लिया था और बोला, ब्योमकेश, मुझे लगता है कि रजनी इस मामले की कुंजी है। वो निश्चित रूप से कुछ छिपा रही है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। रजनी अपने पिता के प्रभाव में है और शायद वो डर रही हो। हमें उसे विश्वास में लेना होगा। रजनी ने संदेश में कहा था कि वो सुबह 10 बजे कस्बे के पास एक छोटे से मंदिर में मुझसे मिलना चाहती है। ये मंदिर रामपुर के बाहरी इलाके में था, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। मैंने और अजीत ने तय किया कि मैं अकेले जाऊंगा ताकि रजनी खुलकर बात कर सके। अजीत पास ही एक चाय की दुकान पर इंतजार करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वो जल्दी पहुंच सके। मंदिर तक का रास्ता शांत और हरा भरा था। पेड़ों की छाव में चलते हुए मैं अपने विचारों में डूबा था। रजनी क्यों अकेले में मिलना चाहती थी? क्या वो कोई ऐसा राज खोलने वाली थी जो महीधर चौधरी को पसंद नहीं आएगा, या फिर ये कोई जाल था? मेरे दिमाग में हर संभावना घूम रही थी। मंदिर छोटा लेकिन सुंदर था। इसकी दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी और सामने एक तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले थे। रजनी वहां पहले से मौजूद थी। वो एक साधारण साड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी जो मैंने पहली मुलाकात में देखी थी। मुझे देखते ही वो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। ब्योमकेश बाबू, उसने धीमे स्वर में कहा, आपके आने के लिए धन्यवाद। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बिल्कुल रजनी जी, मैंने शांत स्वर में कहा, आप जो भी कहना चाहती है बेझिझक कह सकती है। मैं आपकी बात को गोपनीय रखूंगा।
रजनी ने एक गहरी सांस ली और तालाब की ओर देखने लगी। वो तस्वीर, वो मेरे लिए बहुत खास थी। उसमें कुछ लोग थे जो मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी चोरी के पीछे कोई बड़ा कारण है। कौन से लोग थे उस तस्वीर में? मैंने पूछा। रजनी ने हिचकिचाते हुए कहा, उसमें मैं थी, पिताजी थे, नरेंद्र मिश्रा थे और एक और व्यक्ति था। उसका नाम मैं नहीं बता सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो साफ तौर पर डर रही थी। रजनी जी, अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? वो व्यक्ति कौन था? रजनी की आंखें नम हो गई। वो मेरा एक दोस्त था। हमारा रिश्ता कुछ खास था, लेकिन पिताजी को ये मंजूर नहीं था। मुझे लगता है कि तस्वीर की चोरी का उससे कुछ लेना देना है। क्या उस व्यक्ति का नाम विश्वनाथ राय है? मैंने अंदाजा लगाते हुए पूछा। रजनी चौंक गई। नहीं, विश्वनाथ दा तो मेरे गुरु हैं। वो मेरे चित्रकारी के शिक्षक रहे हैं। लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। मैं बस संभावनाएं तलाश रहा हूं। लेकिन आप जिस व्यक्ति की बात कर रही हैं, क्या वो उस पिकनिक में था? रजनी ने सिर हिलाया। हाँ, वो था, लेकिन उसने मुझे वादा करवाया था कि मैं उसका नाम किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने देखा कि रजनी अब और नहीं बोलेगी। मैंने विषय बदलते हुए पूछा, क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जो उस रात आपके घर के आसपास था? कोई अजनबी या कोई ऐसा जिसे आप जानते हो? रजनी ने एक पल सोचा और फिर बोली, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उस रात मैंने अपने कमरे की खिड़की से एक अजीब सी छाया देखी थी। वो एक लाल कोट पहने हुए था। मेरे कान खड़े हो गए। लाल कोट? आपने उसका चेहरा देखा? नहीं, रजनी ने कहा। अंधेरा था और वो जल्दी ही गायब हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई अजनबी था। मैंने रजनी को और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा नहीं बता सकी। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसके पिता को ये बात नहीं बताऊंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया और मंदिर से विदा ली। लौटते समय मैं अजीत से मिला और उसे सारी बात बताई। अजीत ने कहा, ब्योमकेश, ये लाल कोट वाला आदमी हर जगह है। पहले हमने उसे देखा और अब रजनी ने। क्या वो चोर है? शायद, मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ चोर नहीं है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा है जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा। उसी दोपहर मैंने और अजीत ने नरेंद्र मिश्रा से मिलने का फैसला किया। नरेंद्र का कार्यालय महीधर चौधरी के कारखाने के पास था। वो एक युवा, आकर्षक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब मैंने तस्वीर की चोरी का जिक्र किया तो उसने हंसते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, आप भी इस छोटी सी बात को इतना तूल दे रहे हैं। वो तो बस एक तस्वीर थी, लेकिन रजनी के लिए वो खास थी, मैंने कहा। और हमें पता है कि आप उस पिकनिक में थे। क्या आप कुछ बता सकते हैं? नरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मैं वहां था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तस्वीर क्यों चुराई गई। शायद कोई मजाक हो या शायद कोई साजिश। नरेंद्र बाबू, मैंने कहा, हमने सुना है कि आपके और महीधर चौधरी के बीच कुछ तनाव था। क्या यह सच है? नरेंद्र ने एक पल के लिए अपनी नजरें चुराई, फिर बोले, देखिए, कारोबार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन मैं महीधर बाबू का सम्मान करता हूं और मुझे तस्वीर चुराने की कोई जरूरत नहीं। हमने नरेंद्र से और सवाल पूछे, लेकिन वो ज्यादा खुलकर नहीं बोला। लौटते समय अजीत ने कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है कि नरेंद्र भी कुछ छिपा रहा है। हाँ, मैंने कहा, और मुझे यकीन है कि ये तस्वीर चोरी सिर्फ शुरुआत है। हमें लाल कोट वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा। उस रात जब हम प्रोफेसर शोम के मकान में लौटे, सत्यवती ने हमें बताया कि कस्बे में एक और अजीब बात हुई थी। एक स्थानीय दुकानदार ने दावा किया था कि उसने लाल कोट वाले व्यक्ति को रात में विश्वनाथ राय के स्टूडियो के पास देखा था। विश्वनाथ राय, मैंने धीमे से कहा, शायद हमें उससे दोबारा मिलना होगा।
मेरे दिमाग में अब कई सवाल घूम रहे थे। रजनी का वो गुप्त दोस्त कौन था? लाल कोट वाला व्यक्ति विश्वनाथ के स्टूडियो के पास क्या कर रहा था? और तस्वीर में ऐसा क्या था जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता था? मुझे यकीन था कि जवाब इन सवालों के बीच कहीं छिपा था। विश्वनाथ राय के स्टूडियो के पास लाल कोट वाले व्यक्ति को देखे जाने की खबर ने मेरे दिमाग में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। ये संयोग नहीं हो सकता था कि वो व्यक्ति बार बार उन जगहों पर दिखाई दे रहा था जो इस रहस्य से जुड़ी थी। रजनी की बातें, नरेंद्र मिश्रा की बेचैनी और अब विश्वनाथ का नाम फिर से सामने आना, ये सब एक ऐसी पहेली की कड़ियां थी जो धीरे धीरे जुड़ रही थी। लेकिन अभी भी कई टुकड़े गायब थे। सुबह मैं और अजीत जल्दी तैयार हुए। सत्यवती ने हमें नाश्ते के दौरान फिर चेतावनी दी, ब्योमकेश, तुम इस मामले में बहुत गहराई तक जा रहे हो, कहीं ये तुम्हें मुसीबत में ना डाल दे। चिंता मत करो सत्यवती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सत्य की खोज में थोड़ा खतरा तो बनता है, लेकिन मैं सावधान रहूंगा। अजीत ने अपनी डायरी खोली और बोला, ब्योमकेश, हमें विश्वनाथ से सीधे सीधे पूछना होगा कि वो लाल कोट वाले व्यक्ति के बारे में क्या जानता है। उसकी हिचकिचाहट मुझे संदिग्ध लगती है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें उसे डराने के बजाय विश्वास में लेना होगा। विश्वनाथ एक कलाकार है और कलाकारों का मन संवेदनशील होता है। हमें उसके साथ नरमी बरतनी होगी। हम प्रोफेसर शोम के मकान से निकलकर विश्वनाथ के स्टूडियो की ओर बढ़े। आज सुबह हल्की धुंध थी और कस्बे की गलियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। स्टूडियो का वो लकड़ी का दरवाजा पहले की तरह खुला था और हम फिर से उस आंगन में पहुंचे। लेकिन आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। कैनवस और रंगों की बोतलें तो थी, लेकिन विश्वनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। विश्वनाथ बाबू, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अजीत ने मेरी ओर देखा। ब्योमकेश, कुछ गड़बड़ है, वो यहां होना चाहिए था। मैंने आंगन का मुआयना शुरू किया। एक कोने में एक कैनवस पड़ा था जो आधा ढका हुआ था। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उस पर एक चित्र था, एक लाल कोट पहने हुए व्यक्ति का चित्र। चित्र अधूरा था और चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उस लाल कोट की चमक ने मेरी दिल की धड़कन तेज कर दी। अजीत, ये देख, मैंने फुसफुसाया। विश्वनाथ लाल कोट वाले व्यक्ति का चित्र बना रहा था। अजीत ने चौंक कर कैनवस को देखा, लेकिन वो इसे क्यों बना रहा था और अब वो कहाँ है? मैंने आसपास और देखा। फर्श पर रंग का एक छोटा सा धब्बा था जो ताजा लग रहा था। मैंने उसे छू कर देखा, वो अभी भी गीला था। विश्वनाथ यहां हाल तक था। शायद उसे जल्दी में कहीं जाना पड़ा, मैंने कहा। तभी हमें स्टूडियो के पिछले हिस्से से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं और अजीत सतर्क हो गए। मैंने धीरे से उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक छोटा सा कमरा था जो स्टूडियो के सामान से भरा था। कमरे के कोने में विश्वनाथ बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। विश्वनाथ बाबू, मैंने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम आपको ढूंढ रहे थे। विश्वनाथ ने हमें देखा और जैसे डर से सिकुड़ गया। ब्योमकेश बाबू, मुझे माफ करें, मैं डर गया था। डर गए थे? मैंने पूछा। किससे? और ये लाल कोट वाले व्यक्ति का चित्र क्या है? विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता था कि ये इतना गंभीर हो जाएगा। मैं तो बस एक चित्रकार हूं, ब्योमकेश बाबू, लेकिन मुझे उस तस्वीर की चोरी के बारे में कुछ पता है। मैंने उसे शांत करने के लिए कुर्सी पर बैठाया और कहा, विश्वनाथ बाबू, आप जो भी जानते हैं बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। विश्वनाथ ने हिचकिचाते हुए शुरू किया। वो तस्वीर, वो कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो खतरनाक हो सकता था। मैंने उसे बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मसला बन जाएगा। आपने तस्वीर बनाई थी? अजीत ने चौंकते हुए पूछा। हाँ,
विश्वनाथ ने कहा, लेकिन वो तस्वीर वो नहीं थी जो मैंने बनाई थी। वो एक नकल थी। असली तस्वीर वो कहीं और है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो सत्य बोल रहा था, लेकिन पूरी बात नहीं बता रहा था। असली तस्वीर कहाँ है विश्वनाथ बाबू? और उसमें ऐसा क्या था जो उसे इतना खास बनाता है? विश्वनाथ ने अपने सिर को पकड़ लिया। मुझे माफ करें ब्योमकेश बाबू, मैंने एक गलती की थी। मैंने उस तस्वीर को बेच दिया था एक ऐसे व्यक्ति को जिसे मैं ठीक से नहीं जानता था। वो लाल कोट पहनता है। मेरे कानों में घंटी बजी। लाल कोट? आपने उसका नाम देखा या उसका चेहरा? नहीं, विश्वनाथ ने कहा। वो हमेशा रात में आता था। उसका चेहरा टोपी के नीचे छिपा रहता था, लेकिन उसने मुझे बहुत पैसे दिए थे। उसने कहा था कि वो तस्वीर को किसी खास जगह ले जाना चाहता है। और नकली तस्वीर क्यों बनाई? मैंने पूछा। रजनी को शक ना हो, विश्वनाथ ने कहा। वो उस तस्वीर से बहुत जुड़ गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं एक नकली तस्वीर बना दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मैंने अजीत की ओर देखा। ये खुलासा नया था, लेकिन ये और सवाल भी उठा रहा था। असली तस्वीर में ऐसा क्या था जो उसे इतना मूल्यवान बनाता था? और लाल कोट वाला व्यक्ति उसे क्यों चाहता था? विश्वनाथ बाबू, मैंने कहा, आपको अब हमारा साथ देना होगा। उस लाल कोट वाले व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं बताइए। विश्वनाथ ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कृपया मुझे कोई नुकसान ना हो। हमने विश्वनाथ से और सवाल पूछे और उसने हमें बताया कि लाल कोट वाला व्यक्ति कुछ दिन पहले रात में फिर से आया था और उसने विश्वनाथ को चेतावनी दी थी कि वह इस बारे में किसी से बात ना करे। विश्वनाथ को डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। जब हम स्टूडियो से निकले तो अजीत ने कहा, ब्योमकेश, ये मामला अब और जटिल हो गया है। असली तस्वीर, नकली तस्वीर और ये लाल कोट वाला व्यक्ति, ये सब क्या है? एक साजिश? हाँ, मैंने कहा, और मुझे लगता है कि ये तस्वीर सिर्फ एक चित्र नहीं है। उसमें कुछ ऐसा छिपा है जो किसी के लिए बहुत कीमती है। उसी दोपहर मैंने रजनी से फिर संपर्क करने का फैसला किया। मैं उसे विश्वनाथ की बात बताना चाहता था ताकि वह और खुलकर बोले। लेकिन जब हम महीधर चौधरी की हवेली पहुंचे तो हमें एक और झटका लगा। रजनी वहां नहीं थी। महीधर चौधरी ने हमें बताया कि रजनी सुबह से कहीं चली गई थी और उसने कोई संदेश नहीं छोड़ा था। ब्योमकेश, अजीत ने फुसफुसाया, कहीं रजनी को कुछ तो नहीं हुआ? मैंने महीधर चौधरी से पूछा, क्या रजनी ने हाल में किसी अजनबी से मुलाकात की थी या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर के आसपास दिखा हो? महीधर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं ब्योमकेश बाबू, लेकिन मैंने एक रात को देखा था एक लाल कोट वाले व्यक्ति को जो हमारे बगीचे के पास था। मैंने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। लाल कोट वाला व्यक्ति हर जगह था, लेकिन अब रजनी का अचानक गायब होना, ये सब कुछ और गंभीर हो गया था। उस रात जब हम प्रोफेसर शोम के मकान लौटे, सत्यवती ने हमें देखते ही पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? मैंने सारी बात बताई। सत्यवती ने कहा, ब्योमकेश, तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। ये मामला अब चोरी से आगे बढ़ गया है। रजनी की सुरक्षा की बात है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन मुझे पहले ये समझना होगा कि लाल कोट वाला आदमी कौन है और वो असली तस्वीर क्यों चाहता है। मेरे दिमाग में एक योजना बन रही थी। मुझे लाल कोट वाले व्यक्ति को पकड़ना था और इसके लिए मुझे विश्वनाथ की मदद लेनी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे रजनी को ढूंढना था। रजनी का अचानक गायब होना इस रहस्य में एक नया और चिंताजनक मोड़ था। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या रजनी अपनी मर्जी से कहीं गई थी या उसे कोई ले गया था? और क्या इसका संबंध उस लाल कोट वाले व्यक्ति से था जो इस मामले में बार बार सामने आ रहा था?
विश्वनाथ राय के खुलासे ने यह साफ कर दिया था कि चोरी हुई तस्वीर कोई साधारण चित्र नहीं थी। असली तस्वीर में कुछ ऐसा था जो किसी के लिए बहुत कीमती था और लाल कोट वाला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन मैं और अजीत पहले से ही प्रोफेसर शोम के मकान के बाहर खड़े थे। सत्यवती ने हमें चाय दी और चिंतित स्वर में कहा, ब्योमकेश, ये मामला अब खतरनाक हो रहा है। रजनी एक जवान लड़की है और अगर उसे कुछ हुआ तो। चिंता मत करो सत्यवती, मैंने कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे विश्वनाथ की और मदद चाहिए और शायद पुलिस की भी। अजीत ने अपनी डायरी निकाली और बोला, ब्योमकेश, हमें पहले यह पता करना होगा कि रजनी आखिरी बार कहां देखी गई थी। महीधर चौधरी ने कहा कि वो सुबह से गायब है, लेकिन शायद उनके नौकरों को कुछ पता हो। सही कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन पहले हमें विश्वनाथ से दोबारा मिलना होगा। वो लालकोट वाले व्यक्ति के बारे में और कुछ जानता है जो उसने हमें नहीं बताया। हम विश्वनाथ के स्टूडियो की ओर बढ़े। आज सुबह कस्बे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सारा रामपुर किसी अनहोनी की आशंका में डूबा हो। स्टूडियो पहुंचने पर हमने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। विश्वनाथ का वो अधूरा चित्र जिसमें लालकोट वाला व्यक्ति था, अब भी वही पड़ा था। मैंने उसे फिर से देखा। चित्र में कुछ अजीब था। लालकोट की बनावट, उसकी चमक और पृष्ठभूमि में धुंधली सी आकृति। यह कोई साधारण चित्र नहीं था, इसमें कुछ छिपा हुआ था। अजीत, मैंने कहा, यह चित्र हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्वनाथ कहाँ है? हमने स्टूडियो का हर कोना छान मारा, लेकिन विश्वनाथ का कोई निशान नहीं था। तभी मुझे फर्श पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा। मैंने उसे उठाया। उस पर जल्दबाजी में लिखा हुआ था, मुझे माफ करें, वो मुझे ढूंढ रहा है। यह विश्वनाथ का लिखा हुआ था। ब्योमकेश, अजीत ने चिंतित स्वर में कहा, विश्वनाथ भी गायब है। क्या लालकोट वाला आदमी इसके पीछे है? हाँ, मैंने कहा, और मुझे लगता है कि रजनी और विश्वनाथ का गायब होना आपस में जुड़ा हुआ है। हमें जल्दी करना होगा। हम तुरंत महीधर चौधरी की हवेली की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर हमने देखा कि महीधर अपने ड्राइंग रूम में बेचैन होकर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हमें देखते ही वे बोले, ब्योमकेश बाबू, कोई खबर? रजनी कहाँ है? हम कोशिश कर रहे हैं महीधर बाबू, मैंने कहा, लेकिन हमें आपके नौकरों से बात करनी होगी। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? महीधर ने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया। हवेली में 3 नौकर थे, एक बुजुर्ग चौकीदार रामदास, एक रसोइया गोपाल और एक युवा नौकरानी लक्ष्मी। मैंने एक एक करके उनसे सवाल पूछे। रामदास और गोपाल को कुछ खास नहीं पता था, लेकिन लक्ष्मी ने हिचकिचाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। साहब, उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात मैंने रजनी दीदी को उनके कमरे में किसी से फुसफुसाते हुए सुना था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि वह कोई पुरुष की आवाज थी। क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? मैंने पूछा। नहीं साहब, लक्ष्मी ने कहा, लेकिन मैंने खिड़की के पास एक छाया देखी थी। वो लाल रंग का कोट पहने हुए था। महीधर चौधरी ने गुस्से में कहा, लक्ष्मी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। मुझे डर था मालिक, मुझे लगा कि शायद ये कोई निजी बात थी। मैंने महीधर को शांत किया और लक्ष्मी से और सवाल पूछे, लेकिन उसे और कुछ नहीं पता था। मैंने महेंद्र से कहा, महीधर बाबू, मुझे लगता है कि रजनी किसी को जानती थी जिसके बारे में उसने आपको नहीं बताया, और वो लालकोट वाला व्यक्ति इस मामले में गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो कौन हो सकता है? महीधर ने निराशा से पूछा। यह हमें पता करना होगा। मैंने कहा, क्या आप हमें रजनी के कमरे को देखने की इजाजत देंगे? महीधर ने सहमति दी और हम रजनी के कमरे में गए। कमरा साफ सुथरा था।
लेकिन एक छोटा सा डेस्क मेरी नजर में आया। मैंने उसकी दराज खोली तो उसमें एक छोटा सा डायरी मिला। डायरी के पन्नों पर रजनी ने अपने कुछ विचार लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है कि वो सच जान गया है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वो तस्वीर मेरे लिए सब कुछ है। अजीत, मैंने कहा, ये डायरी हमें रजनी के उस गुप्त दोस्त के बारे में कुछ बता सकती है, लेकिन हमें इसे और ध्यान से पढ़ना होगा। हम डायरी लेकर प्रोफेसर शोम के मकान लौटे। वहां सत्यवती ने डायरी देखी और बोली, ब्योमकेश, ये लड़की किसी बड़े संकट में थी। मुझे लगता है कि हमें रजनी को जल्दी ढूंढना होगा और इसके लिए हमें स्थानीय पुलिस की मदद लेनी होगी। मैंने अजीत से कहा, हम पुलिस को बताएंगे कि रजनी गायब है और लाल कोट वाले व्यक्ति के बारे में भी, लेकिन पहले हमें इस डायरी को और गहराई से पढ़ना होगा। उसी शाम हम स्थानीय थाने गए और इंस्पेक्टर दास को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर दास एक अनुभवी अधिकारी थे और उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत रजनी की तलाश के लिए एक छोटी टीम बनाई। मैंने उन्हें लाल कोट वाले व्यक्ति का विवरण भी दिया और उन्होंने वादा किया कि वे कस्बे में उसकी तलाश करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक और विचार आया। विश्वनाथ ने कहा था कि उसने असली तस्वीर लाल कोट वाले व्यक्ति को बेच दी थी। अगर वो तस्वीर इतनी कीमती थी तो शायद वो कला जालसाजी से जुड़ी हो। मैंने अजीत से कहा, हमें कस्बे के उन लोगों से मिलना होगा जो कला के कारोबार से जुड़े हैं। शायद कोई ऐसा हो जो इस तस्वीर के बारे में कुछ जानता हो। उस रात जब हम डायरी पढ़ रहे थे, एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डायरी के आखिरी पन्ने पर रजनी ने लिखा था, मुझे उस रात कुछ दिखा था। वो तस्वीर कोई साधारण चित्र नहीं थी। उसमें एक रहस्य छिपा था जो किसी की जान ले सकता था। मैंने अजीत की ओर देखा। अजीत, ये तस्वीर एक हत्या से जुड़ी हो सकती है और मुझे लगता है कि लाल कोट वाला व्यक्ति इसका जवाब है। रजनी की डायरी में लिखा वो आखिरी वाक्य मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। तस्वीर में एक रहस्य छिपा था जो किसी की जान ले सकता था। ये कोई साधारण चोरी का मामला नहीं था। ये कला जालसाजी, रहस्य और अब शायद हत्या से जुड़ा हुआ था। रजनी और विश्वनाथ का गायब होना, लाल कोट वाले व्यक्ति की बार बार उपस्थिति और असली तस्वीर का रहस्य, ये सब एक ऐसी पहेली की कड़ियां थी जिन्हें जोड़ने का समय अब आ चुका था। सुबह मैं और अजीत जल्दी उठे। सत्यवती ने हमें देखते ही कहा, ब्योमकेश, तुम्हारी आंखें फिर बता रही है कि तुम रात भर जागे रहे। कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखो। सत्यवती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब सत्य इतने करीब हो तो नींद अपने आप भाग जाती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अजीत ने अपनी डायरी खोली और बोला, ब्योमकेश, हमें अब 2 काम करने हैं। पहला, रजनी को ढूंढना और दूसरा, लाल कोट वाले व्यक्ति की पहचान करना। डायरी से हमें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन हमें कस्बे के कला कारोबार से जुड़े लोगों से मिलना होगा। सही कहा, मैंने जवाब दिया। विश्वनाथ ने कहा था कि उसने असली तस्वीर लाल कोट वाले व्यक्ति को बेच दी थी। अगर ये तस्वीर कला जालसाजी से जुड़ी है तो कस्बे में कोई ऐसा होगा जो इस कारोबार का हिस्सा हो। हमें उसकी तलाश करनी होगी। हमने फैसला किया कि पहले कस्बे के एक पुराने कला व्यापारी हरिप्रसाद गुप्ता से मिलेंगे। हरिप्रसाद रामपुर में कला और प्राचीन वस्तुओं के व्यापार के लिए मशहूर थे। उनकी दुकान बाजार के एक कोने में थी, जहां पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां सजी हुई थी। हरिप्रसाद एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चश्मे के पीछे से उनकी आंखें चालाकी और अनुभव दर्शाती थी। हमें देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर स्वागत किया। ब्योमकेश बख्शी, मैंने आपके बारे में सुना है। सत्यान्वेषी है ना? क्या बात है? मैंने शांत स्वर में कहा। हरिप्रसाद जी, हम यहाँ महीधर चौधरी के घर से चोरी हुई तस्वीर के बारे में बात करने आए हैं। हमें पता है कि आप कला के कारोबार में हैं। क्या आप उस तस्वीर के बारे में कुछ जानते हैं?
हरिप्रसाद की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तस्वीर? हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या थी। महीधर चौधरी की बेटी की पिकनिक की तस्वीर है ना? हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें लगता है कि वो कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। क्या आपने हाल में किसी लाल कोट वाले व्यक्ति को देखा है जो कला के कारोबार से जुड़ा हो? हरिप्रसाद ने एक पल सोचा और फिर बोले, लाल कोट? कुछ महीने पहले एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया था। उसने लाल कोट पहना था और वो कुछ खास पेंटिंग्स के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। उसका चेहरा मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा। क्या वो कोई खास तरह की पेंटिंग ढूंढ रहा था? अजीत ने पूछा। हाँ, हरिप्रसाद ने कहा, वो पुरानी बंगाली शैली की पेंटिंग्स में दिलचस्पी रखता था। उसने खासतौर पर एक चित्रकार श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग्स के बारे में पूछा था। श्याम सुंदर बोस? मैंने चौंक कर पूछा। वो कौन है? हरिप्रसाद ने एक गहरी सांस ली। श्याम सुंदर बोस इस इलाके के एक मशहूर चित्रकार थे, लेकिन उनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। उनकी पेंटिंग्स बहुत कीमती हैं, क्योंकि वे बहुत कम हैं। वह रुके और फिर धीमे स्वर में बोले, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक खास पेंटिंग थी जिसमें एक गुप्त नक्शा छिपा था। गुप्त नक्शा? अजीत ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, हरिप्रसाद ने कहा, यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन कहा जाता है कि श्याम सुंदर ने अपनी आखिरी पेंटिंग में एक खजाने का नक्शा छिपाया था। कोई नहीं जानता कि वो सच है या नहीं, लेकिन कला के कारोबार में ऐसी बातें चलती रहती है। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। क्या यही वो रहस्य था जो तस्वीर को इतना मूल्यवान बनाता था? क्या विश्वनाथ ने उस तस्वीर की नकल बनाई थी और असली तस्वीर में वो नक्शा था? और क्या लाल कोट वाला व्यक्ति उसी नक्शे की तलाश में था? हरिप्रसाद जी, मैंने पूछा, क्या विश्वनाथ राय इस कारोबार से जुड़ा था? हरिप्रसाद ने सिर हिलाया। विश्वनाथ एक अच्छा चित्रकार है, लेकिन वो जालसाजी में नहीं पड़ता। हालांकि मुझे पता है कि वो श्याम सुंदर बोस की शैली का बहुत सम्मान करता था। शायद उसने उनकी शैली में कुछ बनाया हो। हमने हरिप्रसाद से और कुछ जानकारी ली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला। जब हम दुकान से निकले तो अजीत ने कहा, ब्योमकेश, ये श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग का मामला है। मुझे लगता है कि असली तस्वीर वही थी और लाल कोट वाला व्यक्ति उस नक्शे की तलाश में है। हाँ, मैंने कहा, और मुझे लगता है कि रजनी को इस नक्शे के बारे में कुछ पता था, इसलिए वो गायब है। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। उसी दोपहर हमें इंस्पेक्टर दास से एक संदेश मिला। उन्होंने हमें बताया कि रजनी को आखिरी बार कस्बे के बाहर एक पुराने खंडहर के पास देखा गया था। यह खंडहर रामपुर के जंगल में था, जहां शायद ही कोई जाता था। मैंने और अजीत ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। खंडहर तक का रास्ता कठिन था, जंगल घना था और पगडंडी लगभग गायब। जब हम खंडहर पहुंचे तो वहां एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारें ढह रही थी। मैंने आसपास का मुआयना शुरू किया। तभी मुझे जमीन पर कुछ निशान दिखे, जूतों के निशान, और पास में एक लाल रंग का कपड़ा फटा हुआ पड़ा था। अजीत, ये देख, मैंने कहा, ये लाल कोट का टुकड़ा है। अजीत ने उसे उठाया और बोला, ब्योमकेश, वो यहां था, और शायद रजनी भी। हमने खंडहर के अंदर देखा। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें कुछ पुराने सामान बिखरे थे। एक कोने में मुझे रजनी का एक दुपट्टा मिला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रजनी यहां थी, लेकिन अब कहां है? तभी हमें बाहर से एक आहट सुनाई दी। मैं और अजीत सतर्क हो गए। मैंने धीरे से बाहर झांका तो देखा कि एक व्यक्ति तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। उसने लाल कोट पहना था। अजीत, वो वही है, मैंने फुसफुसाया। उसके पीछे चलो। हमने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल का घना अंधेरा और पेड़ों की आड़ ने उसे जल्दी ही हमारी नजरों से ओझल कर दिया। जब हम वापस खंडहर लौटे
तो वहां कुछ और सुराग मिला। एक छोटा सा कागज जिस पर जल्दबाजी में लिखा था, रजनी को छोड़ दो वरना। ब्योमकेश, अजीत ने कहा, यह धमकी है। लाल कोट वाला व्यक्ति रजनी को अपने कब्जे में रखता है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि वो तस्वीर के पीछे का रहस्य जानता है। हमें विश्वनाथ को ढूंढना होगा, क्योंकि वो इस साजिश की आखिरी कड़ी हो सकता है। उस रात जब हम प्रोफेसर शोम के मकान लौटे, सत्यवती ने हमारी हालत देखी और बोली, ब्योमकेश, ये मामला अब बहुत खतरनाक हो गया है। तुम्हें और सावधानी बरतनी होगी। सत्यवती, मैंने कहा, मुझे लगता है कि हम जवाब के बहुत करीब हैं। लाल कोट वाला व्यक्ति, श्याम सुंदर बोस की तस्वीर और रजनी का गायब होना, ये सब एक खजाने के नक्शे से जुड़े हैं और मुझे यकीन है कि अगला कदम हमें इस रहस्य को सुलझाने की ओर ले जाएगा। खंडहर में मिला वो धमकी भरा कागज मेरे दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहा था। रजनी को छोड़ दो वरना। यह साफ था कि लाल कोट वाला व्यक्ति अब सिर्फ तस्वीर के पीछे नहीं था, वो रजनी को अपने कब्जे में रखे हुए था। श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग और उसमें छिपे कथित खजाने के नक्शे ने इस मामले को और खतरनाक बना दिया था। मुझे यकीन था कि विश्वनाथ राय इस साजिश की आखिरी कड़ी था और उसे ढूंढना अब सबसे जरूरी था। सुबह मैं और अजीत प्रोफेसर शोम के मकान से जल्दी निकले। सत्यवती ने हमें रोकते हुए कहा, ब्योमकेश, तुम दोनों की हालत देखकर लगता है कि तुम किसी जंग में जा रहे हो। कृपया सावधान रहना। सत्यवती, मैंने शांत स्वर में कहा, हम जवाब के बहुत करीब हैं। रजनी की जान खतरे में है और मुझे उसे बचाना है। अजीत ने अपनी डायरी निकाली और बोला, ब्योमकेश, हमें विश्वनाथ को ढूंढना होगा। वो शायद उस खंडहर के आसपास कहीं छिपा हो या लाल कोट वाले व्यक्ति ने उसे भी अपने कब्जे में लिया हो। हाँ, मैंने कहा, लेकिन पहले हमें इंस्पेक्टर दास से मिलना होगा। हमें उनकी मदद चाहिए। हम स्थानीय थाने पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर दास पहले से ही कुछ कागजात देख रहे थे। मैंने उन्हें खंडहर में मिले सुरागों और धमकी भरे कागज के बारे में बताया। उनकी भौहें सिकुड़ गई। ब्योमकेश बाबू, ये मामला अब चोरी से बहुत आगे निकल गया है। अगर रजनी को कुछ हुआ तो महीधर चौधरी हमें माफ नहीं करेंगे। मैं समझता हूं, मैंने कहा, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। क्या आप कुछ आदमियों को जंगल के उस खंडहर की तलाशी के लिए भेज सकते हैं? इंस्पेक्टर दास ने सहमति दी और तुरंत एक छोटी टीम तैयार की। मैंने और अजीत ने उनके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले मैंने एक और विचार पर काम करने का मन बनाया। हरिप्रसाद गुप्ता ने श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग का जिक्र किया था। मुझे लगा कि शायद विश्वनाथ ने उस पेंटिंग की नकल बनाई थी और असली पेंटिंग अभी भी कहीं छिपी थी। हमने हरिप्रसाद की दुकान पर फिर से जाना तय किया। वहां पहुंचने पर हरिप्रसाद हमें देखकर थोड़ा चौंके, फिर बोले, आए ब्योमकेश बाबू, क्या बात है? हरिप्रसाद जी, मैंने कहा, हमें श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग के बारे में और जानना है। क्या आपने कभी विश्वनाथ राय को ऐसी कोई पेंटिंग बनाते देखा जो उनकी शैली में हो? हरिप्रसाद ने एक पल सोचा और फिर बोले, विश्वनाथ? हाँ, मुझे याद है। कुछ महीने पहले उसने मुझे एक पेंटिंग दिखाई थी जो श्याम सुंदर की शैली में थी, लेकिन उसने कहा कि ये उसकी अपनी रचना थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली चित्रकार है। क्या आप उस पेंटिंग का विवरण बता सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, हरिप्रसाद ने कहा, उसमें एक समूह था। कुछ लोग एक नदी के किनारे खड़े थे। पृष्ठभूमि में एक पहाड़ था और उस पहाड़ की आकृति कुछ अजीब थी। मुझे लगा कि शायद विश्वनाथ ने उसमें कुछ छिपाया था। मेरे दिमाग में एक चमक हुई। हरिप्रसाद जी, क्या वो पेंटिंग अभी भी विश्वनाथ के पास हो सकती है? पता नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन विश्वनाथ अक्सर अपनी पेंटिंग्स को अपने स्टूडियो के पीछे गुप्त कमरे में रखता था।
शायद वहां कुछ मिले। हमने हरि प्रसाद को धन्यवाद दिया और तुरंत विश्वनाथ के स्टूडियो की ओर बढ़े। स्टूडियो अभी भी वीरान था, लेकिन इस बार हमने पीछे के उस छोटे कमरे को और ध्यान से देखा जहां विश्वनाथ पिछली बार मिला था। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा छिपा था। मैंने उसे खोला तो एक अंधेरा कमरा दिखा जिसमें कई कैनवस और पुराने सामान बिखरे थे। अजीत, यहां देख, मैंने कहा। एक कोने में एक कैनवस था जो कपड़े से ढका हुआ था। मैंने कपड़ा हटाया तो वो पेंटिंग सामने थी, वही समूह तस्वीर जिसमें नदी के किनारे लोग खड़े थे और पृष्ठभूमि में एक अजीब सा पहाड़ था। लेकिन इस पेंटिंग में कुछ अलग था। पहाड़ की आकृति में छोटे छोटे निशान थे जो एक नक्शे की तरह दिख रहे थे। ब्योमकेश, अजीत ने फुसफुसाया, ये वही पेंटिंग है और ये नक्शा, ये खजाने का नक्शा हो सकता है। मैंने पेंटिंग को और करीब से देखा। नक्शा जटिल था, लेकिन यह साफ था कि यह किसी खास जगह को दर्शाता था। अजीत, मैंने कहा, यह असली पेंटिंग है। विश्वनाथ ने नकली पेंटिंग बनाई थी ताकि असली को छिपा सके, लेकिन लाल कोट वाला व्यक्ति इसे ढूंढ रहा था। तभी हमें बाहर से एक आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत पेंटिंग को फिर से ढक दिया और अजीत को इशारा किया। हम कमरे के कोने में छिप गए। दरवाजा धीरे से खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। उसने लाल कोट पहना था और उसका चेहरा टोपी के नीचे छिपा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी आत्मविश्वास थी। वो सीधे उस कैनवस की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मैंने जोर से कहा, रुक जाओ, तुम कौन हो? लाल कोट वाला व्यक्ति चौंका और पलटकर हमें देखा। उसने अपनी टोपी उतारी और उसका चेहरा सामने आया। वो नरेंद्र मिश्रा था। नरेंद्र, अजीत ने चौंक कर कहा, तुम ही लाल कोट वाला आदमी हो? नरेंद्र ने एक ठंडी मुस्कान दी। ब्योमकेश बख्शी, तुम सचमुच एक सत्यावेशी हो। हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूं। लेकिन तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। रजनी कहाँ है? मैंने सख्त स्वर में पूछा। और इस पेंटिंग के पीछे तुम क्या चाहते हो? नरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, रजनी सुरक्षित है अभी के लिए, और ये पेंटिंग, ये मेरी जिंदगी बदल सकती है। श्याम सुंदर बोस का खजाना कोई अफवाह नहीं है ब्योमकेश, ये असली है और मैं इसे हासिल करूंगा। खजाना? मैंने कहा, तुमने इसके लिए विश्वनाथ को धमकाया, रजनी को अगवा किया और तस्वीर चुराई, लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, विश्वनाथ एक मूर्ख था। उसने ये पेंटिंग बनाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसमें क्या छिपा है। मैंने उसे पैसे दिए और उसने मेरे लिए नकली तस्वीर बनाई। लेकिन रजनी, उसने सब कुछ देख लिया था। उसे शक हो गया था, इसलिए मुझे उसे अपने कब्जे में रखना पड़ा। और हत्या? मैंने पूछा। रजनी की डायरी में लिखा था कि इस तस्वीर से किसी की जान जा सकती है। नरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। वो एक हादसा था। विश्वनाथ ने ज्यादा सवाल पूछे और मुझे उसे चुप करना पड़ा। मेरे दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। तुमने विश्वनाथ की हत्या की? नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिख रहा था। तभी बाहर से इंस्पेक्टर दास और उनकी टीम की आवाज सुनाई दी। नरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर दास ने उसे हथकड़ी पहनाई। रजनी कहाँ है? मैंने फिर पूछा। नरेंद्र ने निराशा से सिर झुका लिया और बोला, वह खंडहर के पास एक गुफा में है। मैंने उसे वहां छिपाया था। हम तुरंत इंस्पेक्टर दास के साथ खंडहर की ओर बढ़े। गुफा खंडहर से कुछ ही दूरी पर थी। वहां हमें रजनी मिली, जो डरी हुई थी लेकिन सुरक्षित थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ब्योमकेश बाबू, उसने कहा, मुझे माफ करें। मैंने नरेंद्र पर भरोसा किया था, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। रजनी,
मैंने कहा, अब तुम सुरक्षित हो। नरेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी और रजनी का सुरक्षित मिलना इस रहस्य के समाधान का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी कई सवाल बाकी थे। श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग में छिपा वो नक्शा क्या था? क्या ये वाकई किसी खजाने की ओर इशारा करता था, या ये सिर्फ एक अफवाह थी? और विश्वनाथ राय की हत्या के पीछे नरेंद्र का असली मकसद क्या था? मुझे यकीन था कि इन सवालों के जवाब इस मामले को पूरी तरह सुलझा देंगे। रजनी को गुफा से सुरक्षित निकालने के बाद इंस्पेक्टर दास ने उसे और नरेंद्र को थाने ले जाया। मैं और अजीत भी उनके साथ गए। रजनी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक राहत भी थी। उसने मुझे देखकर धीमे स्वर में कहा, ब्योमकेश बाबू, आपने मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानती थी कि नरेंद्र ऐसा कर सकता है। सब ठीक हो जाएगा रजनी, मैंने कहा, लेकिन हमें अभी पूरी सच्चाई जाननी है। तुम्हें उस तस्वीर और नरेंद्र के बारे में सब कुछ बताना होगा। थाने में इंस्पेक्टर दास ने नरेंद्र से सख्ती से पूछताछ शुरू की। मैं और अजीत भी वहां मौजूद थे। नरेंद्र का चेहरा अब उतना आत्मविश्वासी नहीं था। वो थका हुआ और हताश दिख रहा था। इंस्पेक्टर दास ने उससे पूछा, नरेंद्र मिश्रा, तुमने विश्वनाथ राय की हत्या क्यों की और ये तस्वीर का रहस्य क्या है? नरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने विश्वनाथ की हत्या नहीं की थी, कम से कम जानबूझकर नहीं। वो एक हादसा था। हादसा? मैंने सख्त स्वर में पूछा। तुमने उसे धमकाया और अब कह रहे हो कि यह हादसा था? नरेंद्र ने सिर झुका लिया। ब्योमकेश बाबू, मैं सच कह रहा हूं। मैंने विश्वनाथ को उस तस्वीर के बारे में पूछा था। मुझे पता था कि वो श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग की नकल बना रहा था। मैंने उससे असली पेंटिंग मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। हमारी बहस हुई और गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। वो एक मेज पर गिरा और उसका सिर, वो मर गया। रजनी ने आंखें फाड़ कर नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र, तुमने विश्वनाथ दा को मारा? मैंने तुम पर भरोसा किया था। रजनी, मुझे माफ कर दो, नरेंद्र ने कहा। मैं बस उस खजाने को हासिल करना चाहता था। खजाना? इंस्पेक्टर दास ने पूछा। यह खजाने की बात क्या है? मैंने बीच में बोलते हुए कहा। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन पहले हमें उस पेंटिंग को देखना होगा। हमने विश्वनाथ के स्टूडियो से लाई गई पेंटिंग को थाने में मंगवाया। मैंने उसे ध्यान से देखा। पेंटिंग में नदी के किनारे खड़े लोगों की आकृतियां थी और पृष्ठभूमि में वो अजीब सा पहाड़। मैंने नक्शे के निशानों को और करीब से देखा। वे छोटे छोटे प्रतीक थे जो एक नदी, कुछ पेड़ और एक गुफा की ओर इशारा करते थे। ये नक्शा, मैंने कहा, रामपुर के जंगल में उस खंडहर और गुफा की ओर इशारा करता है जहां हमने रजनी को पाया था। लेकिन खजाना क्या है? नरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। यह श्याम सुंदर बोस का खजाना था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती पेंटिंग्स और कुछ प्राचीन गहनों को एक गुप्त जगह में छिपाया था। मैंने सुना था कि यह नक्शा उस जगह की ओर ले जाता है, और तुमने इसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया? मैंने पूछा। विश्वनाथ की हत्या, रजनी का अपहरण और तस्वीर की चोरी? नरेंद्र ने सिर हिलाया। मुझे पैसों की जरूरत थी ब्योमकेश बाबू। महीधर चौधरी ने मेरे कारोबारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मैं कर्ज में डूबा हुआ था। यह खजाना मेरी जिंदगी बदल सकता था। रजनी ने आंसुओं भरे स्वर में कहा, नरेंद्र, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। तुम जानते थे कि वो तस्वीर मेरे लिए कितनी खास थी। रजनी, मैंने पूछा, तुम्हें इस नक्शे के बारे में कब पता चला? रजनी ने सिर झुका लिया। विश्वनाथ दा ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि यह तस्वीर उनकी सबसे खास रचना थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई नक्शा छिपा है। जब मैंने नरेंद्र को इसके बारे में बताया
तो उसने इसे चुराने की योजना बनाई। मैंने नरेंद्र की ओर देखा तो तुमने नकली तस्वीर बनवाई ताकि रजनी को शक न हो। लेकिन जब विश्वनाथ ने ज्यादा सवाल पूछे तो तुमने उसे चुप कर दिया। नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, उसका सिर झुका हुआ था। इंस्पेक्टर दास ने कहा, नरेंद्र मिश्रा, तुम्हें हत्या और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक सवाल बाकी था। खजाना, क्या वो वाकई मौजूद था? मैंने इंस्पेक्टर दास से कहा, हमें उस गुफा में दोबारा जाना होगा। अगर ये नक्शा सच है तो शायद वहां कुछ मिले। अगली सुबह मैं, अजीत और इंस्पेक्टर दास की टीम उस गुफा की ओर बढ़े। रजनी भी हमारे साथ थी क्योंकि वो विश्वनाथ की यादों को सम्मान देना चाहती थी। हमने पेंटिंग में दिखाए गए निशानों का पालन किया। गुफा के अंदर एक संकरी सुरंग थी जो एक छोटे से कक्ष में खुलती थी। वहां हमें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला जो धूल से ढका था। मैंने बक्सा खोला। अंदर कई पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें श्याम सुंदर बोस का हस्ताक्षर था। साथ में कुछ प्राचीन गहने भी थे, सोने की अंगूठियां, माणिक जड़े हार और एक छोटा सा मुकुट। ये वाकई एक खजाना था, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना नरेंद्र ने सोचा था। ये श्याम सुंदर का खजाना है, मैंने कहा, लेकिन ये सिर्फ कला और इतिहास का खजाना है, ना कि धन का। रजनी ने पेंटिंग्स को देखा और बोली, विश्वनाथ दा ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, शायद इसलिए उन्होंने नकली तस्वीर बनाई। इंस्पेक्टर दास ने बक्से को अपने कब्जे में लिया और कहा, इनका मूल्यांकन होगा और इन्हें संग्रहालय में रखा जाएगा। उस शाम हम महीधर चौधरी की भव्य हवेली पहुंचे। जैसे ही रजनी ने अपने पिता को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। महीधर बाबू की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, आपने मेरी बेटी को सुरक्षित लौटाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, महीधर बाबू, आपकी बेटी ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है, लेकिन अब जरूरत है कि वो और अधिक सतर्क रहें। जब हम प्रोफेसर शोम के मकान लौटे तो सत्यवती ने मुस्कुराते हुए हमें गर्म चाय थमाई और कहा, ब्योमकेश, इस बार तुमने सच में कमाल कर दिया, लेकिन अब कुछ दिन चैन से आराम भी कर लो। मैं हंस पड़ा। सत्यवती, सत्य की खोज कभी थमती नहीं, लेकिन हाँ, अब कुछ दिन शांति से रहूंगा। अजीत ने अपनी डायरी खोली, कलम उठाई और बोला, ब्योमकेश, ये मामला कहानी बनने लायक है। इसका शीर्षक होगा चित्रचोर, लाल कोट वाला आदमी। मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया। रामपुर का रहस्य अब समाप्त हो चुका था, लेकिन मेरे भीतर सत्य की तलाश की आग अब भी जल रही थी। आप सुन रहे थे रोमांचक जासूसी कहानी ब्योमकेश बख्शी, चित्रचोर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।